नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधारा के प्रकार, इन राजनीतिक विचारधाराओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विचारधाराओं का वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उनकी भूमिका से होता है कि उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उनकी क्या भूमिका है। इस प्रकार विचारधाराओं के बीच हम इस प्रकार भेद कर सकते हैं, जैसे प्रतिक्रियावादी विचारधारा, अनुदारवादी, सुधारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी। इस प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग करने पर सोवियत मार्क्सवाद और अमेरिकी उदारवाद को विचारधारा जैसे एक ही शीर्षक के नीचे रखकर उनके बारे में बात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ईएचकार ने राजनीतिक विचारधारा के दो प्रकार बताए हैं, आदर्शवादी विचारधारा और यथार्थवादी विचारधारा। आदर्शवादी विचारधारा ऐसी है जो भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करती है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। राजनीति में आदर्शवादी विचारधारा का संबंध क्या होना चाहिए, यानी इससे बेहतर कैसे हो सकता है, ऐसा समाज कैसे बन सकता है जो अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि दुनिया में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे किया जा सकता है। दूसरे, यथार्थवादी विचारधारा शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। जो यथार्थवादी विचारधारा है वो शक्ति, शस्त्र और युद्ध इनको मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। या दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वनितार्थों को अपने चिंतन सामग्री बनाता है। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार शक्ति और हित के आधार पर राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्य को समझा जा सकता है। आधुनिक युग में मोटे तौर पर चार प्रकार की विचारधाराएं पाई जाती हैं। उदारवादी विचारधाराएं, मार्क्सवादी अथवा समाजवादी विचारधाराएं, सर्वाधिकारवादी अथवा फासीवादी विचारधाराएं और गांधीवादी विचारधाराएं। हम पहले चर्चा करेंगे उदारवादी विचारधाराएं। उदारवाद राजनीतिक विचारधारा का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बाजार में अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। प्रारंभ में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, परंतु बाद में इसने राजनीति में समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया। शुरू में इसने मुक्त बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के लिए हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया, परंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया। उदारवादी विचारधारा में दो प्रमुख विषयों पर बल दिया जाता है। पहला तो इसमें एक निरंकुश सत्ता को अस्वीकार कर उसकी जगह मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरी बात, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। उदारवादी विचारधारा के विकास के दो चरण माने जाते हैं, परंपरागत उदारवाद तथा सकारात्मक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद का प्रारंभिक रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ। इंग्लैंड में उदारवाद शुरू में धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, संविधानवाद और राजनीतिक अधिकारों की मांग के रूप में सामने आया।
1688 की क्रांति इतिहास की सबसे पहली उदारवादी क्रांति मानी जाती है, जिसका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि करना था, आर्थिक उद्देश्यों की नहीं। इन राजनीतिक उद्देश्यों में संविधानवाद के मुख्य मुख्य सिद्धांत सम्मिलित थे, जैसे विरोध का अधिकार, विधि का शासन और शक्तियों का पृथक्करण। परंपरागत उदारवाद एक विशेष आर्थिक वर्ग, उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग का दर्शन था, अतः इसका आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण है। 1760 से 1823 की जबरदस्त औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस में फ्यूजोक्रेट्स और इंग्लैंड में एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि ने लेस फेयर का सिद्धांत दिया, तो आर्थिक क्षेत्रों में किसी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। स्वतंत्र समझौते, व्यापार प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था, बाजार तथा बाजारू समाज को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बतलाते हुए राज्य की आर्थिक मामलों में दखलंदाजी के विरोध किया और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया। राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर आर्थिक मामले में राज्य की घुसपैठ तथा हस्तक्षेप को रोककर आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी उत्पादन संबंधों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करके यह प्राप्त किया गया। यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। 19वीं शताब्दी में परंपरागत उदारवाद को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें से एक प्रजातंत्र की चुनौती तथा दूसरी समाजवाद की चुनौती। प्रजातंत्र की चुनौती का सामना राजनीतिक समानता की मांग को वयस्क मताधिकार देकर सुलझाया गया, तो समाजवाद की आर्थिक समानता की मांग को राज्य को आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप, कल्याणकारी मार्ग, निर्धन मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारने संबंधी मामलों को पूरा करके किया गया। राज्य की शक्ति का बढ़ाया जाना आर्थिक समानता लाने की आवश्यकता माना गया और 20वीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति बढ़ती गई और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के क्रियाकलाप बढ़ते गए। अब उदारवाद पूंजीवादी राज्य की शक्ति को बढ़ाए जाने का अनवरत समर्थन करता गया। राज्य वर्ग संघर्ष को कम करने वाली संस्था के रूप में समझा जाने लगा और जिसका काम मानव के व्यक्तित्व के विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। समाज में विवाद निपटाना, अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर गरीबों के कल्याण के लिए काम करना, समाज में वर्ग सामंजस्य स्थापित करते हुए शांति व्यवस्था तथा तालमेल स्थापित करना माना गया। यही संशोधित उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कहलाया, जो पूंजीवादी वर्ग की बदलती हुई स्थिति तथा आवश्यकता का कारण बदल रहा था। अब दूसरी विचारधारा मार्क्सवादी अथवा समाजवादी विचारधारा। यदि उदारवाद उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन था, तो मार्क्सवाद मजदूर तथा मेहनत करने वाले लोगों के दर्शन के रूप में जन्मा। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीवादी उद्योगों की प्रगति ने यूरोप में एक नए वर्ग को जन्म दिया। यह था मजदूर वर्ग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक परिणाम जो 19वीं शताब्दी में निरंतर बढ़ता गया और जिसकी दशा इतनी दर्दनाक थी कि स्वयं पूंजीवादी लेखक तथा अन्य मानवतावादी विचारक भी इसकी ओर ध्यान देने लगे। फ्रांस की क्रांति तथा उसके द्वारा प्रेरित मानवीय मूल्य तथा आदर्श जब 19वीं शताब्दी में पूंजीवादी शोषण की आंधी में धुंधले पड़ने लगे, तब इन्हीं आदर्शों की मशाल को मार्क्सवादी विचारधारा ने उठाया। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा उसके सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी संदेश दिया। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। मजदूर वर्ग को संगठित करके वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर क्रांति लाने का संदेश देने वाले इस दर्शन का मुख्य तत्व दुनिया को समझना नहीं, अपितु बदलने का तरीका बताते हुए बदलना भी है। मार्क्सवादी दर्शन का उद्देश्य निजी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था को खत्म करके
समाजवादी संपत्ति पर आधारित उत्पादन व्यवस्था स्थापित कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्सवादी दर्शन मुख्यतः समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि के विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति है। विश्व के शोषक वर्गों के लिए मार्क्सवादी एक डरावना दर्शन है तथा करोड़ों मेहनत करने वाले शोषित लोगों के लिए यह दर्शन मुक्ति का संदेश, क्रांति का संदेश तथा समाज की रूपरेखा का आधार है। अब सर्वाधिकारवादी अथवा फासीवादी विचारधारा। सर्वाधिकारी विचारधारा शब्द का प्रयोग उदारवादी विचारधारा शब्द के विरोध में किया जाता। सर्वाधिकारवादी राज्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अधिकार रखने का दावा करते हैं। राज्य कि व्यक्ति सब कुछ व्यक्ति का राज्य के अधीन है सब। जिस प्रकार बाइबल का उपदेश है कि हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व परमात्मा में होता है, उसी प्रकार सर्वाधिकारवादी में सिखाता है कि हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व राज्य में ही है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन पर उसका अधिकार नहीं होता है, यह राज्य की धरोहर है और उसका प्रयोग राज्य के हित में ही होना चाहिए। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य सब कुछ है, यह सर्वशक्तिमान है और यह कभी कोई गलती नहीं कर सकता। मुसोलिनी ने इटली की जनता के समक्ष यह आदर्श रखा था कि राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरोध कुछ भी नहीं। तो ये थी फासीवादी विचारधारा। अब अगली गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवादी या गांधीवादी विचारधारा का नाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के जन आंदोलन को गांधी जी ने एक विशिष्ट पद्धति और दृष्टिकोण से संचालित किया। यह पद्धति और दृष्टिकोण इतिहास में सर्वथा नई चीज थी। गांधी जी ने इतिहास में पहली बार सत्य, अहिंसा और प्रेम के आध्यात्मिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया कि यदि उनके विचारों को गांधी विचारधारा कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गांधी विचारधारा के प्रमुख लक्षण हैं राजनीतिक आध्यात्मिकरण करना, राजनीतिक उच्च नैतिकता और धार्मिक भावना से ओतप्रोत करना, अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीति में सत्याग्रह की कार्य पद्धति का प्रयोग करना, राज्य रहित जनतंत्र की स्थापना करते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देना, औद्योगिकरण पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों का समर्थन और ट्रस्टीशिप सिद्धांत द्वारा आर्थिक विषमता के अंत का विचार। संक्षेप में गांधी विचारधारा विश्व को सर्वोदय का संदेश देती है। अहिंसात्मक क्रांति के रूप में यह मानव मात्र का नैतिक उत्थान करना चाहती है। धन्यवाद।